हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका है एमसीक्यू का सेकंड सीरीज। ठीक है, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन का हम सेट करेंगे। ये भी इंडियन इकोनॉमी से ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट है विच वन ऑफ दिस ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं आप। तीन होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो विच वन ऑफ दीज ए सेंट्रल प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो इसमें आपके आंसर जो हो जाएंगे वो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तीन ही आपने पढ़ा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अगर किसी ने कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ा है तो वो भी अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, कि हाँ सर मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था ये आपको बताना है। तो ये पहले भी हो चुका है, 1950s में आपका प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन हमने जो बनाया था वो 5 ईयर प्लान था। ठीक है ना, कि 5 साल में कुछ प्लान्स होंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, 5 ईयर्स, इसका सी आंसर होगा 5 ईयर प्लान। ठीक, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें 1950 है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं तो उसको रिलैक्सेशन देने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन। तो अगर आपको सिर्फ जब तक इन तीनों का डेफिनेशन याद नहीं है, एलपीजी जो थर्ड चैप्टर है, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, या तो रिमूवल या तो लूजनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, रिमूवल और लूजनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो आपके प्राइवेट सेक्टर पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। WTO वॉज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, WTO आपका स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका, ये रटने वाला क्वेश्चन है, 1995 में। ठीक है, गैट पूछेगा तो उसका आंसर कुछ अलग होगा, GATT, ये पूछेगा तो इसका आंसर कुछ अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है, मीन्स द इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये भी अगेन देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन आंसर होगा कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसलिए मैं बोला हूं LPG, इन तीनों का डेफिनेशन आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका इंटीग्रेटिंग, यानी अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को हमें वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, या फिर इसको एक और लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे ये इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहा है, चाइना की इकोनॉमिक से, रशिया के, यूरोप के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, सब इकोनॉमी से। तो ये क्या बन रहा है, नेटवर्क्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम ग्लोबलाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज। दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड, बोथ ए एंड बी, और डी है नीदर ए एंड बी। तो पता ही है, बाई मतलब दो, मल्टी मतलब मेनी, तो बाइलेटरल ट्रेड होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिसी इनिशिएटेड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी तो उसके अंडर क्या क्या चीजें थी, किसको इनिशिएट किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये था फर्स्ट, सॉरी, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, लिबरलाइजेशन, कि आपको अपने जो प्राइवेट सेक्टर पे आपने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसको लूज कीजिए या तो रिमूव कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड। ठीक है, इसमें मंथ भी दिया हुआ है, जैसे जून 1991 था, मई 1991 था, जुलाई 1991 या जनवरी 1991।
इसका आंसर है जुलाई 1991 में आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई थी। ठीक है, रटने वाली चीजें हैं ये। 10th है आपका, रेफर्स टू डिस्पोजल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द मार्केट। तो फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या लिबरलाइजेशन। कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं यहां बता दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं देखिए, कोई चीज 100 है, इसको आधा आधा कर दिए तो ये हो गया 50-50। अगर किसी एक को मैं बढ़ा दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 51, तो दूसरा कितना हो जाएगा 49। तो ज्यादा कौन है 51। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं बोल रहा हूं 100 में से 70% गवर्नमेंट के पास है और 30% मैंने सेल कर दिया, अभी 100 गवर्नमेंट के पास था, 30 मैंने सेल कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 30 मैंने सेल कर दिया मान लो अडानी को, तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं यही 100 में से 49 अब गवर्नमेंट के पास बच गया, 51 में किसी वही अडानी को मान लो सेल कर दूं, तो अब ये क्या कहलाएगा कि ये कंपनी जो भी XYZ कंपनी थी जो 100 थी, ये प्राइवेटाइज हो गई। क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। तो बोल रहा है डिस्पोजल ऑफ इक्विटी ऑफ ए पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना, इन द मार्केट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चीपर इंपोर्टेड गुड्स वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड। चीपर जो इंपोर्टेड गुड्स थे वो किस रीजन की वजह से थे, ये आपको बताना है। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो इसका आंसर है आपका लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम कुछ बना ही नहीं रहे, तो जब आप कुछ नहीं अपने कंट्री में प्रोड्यूस करोगे तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। अब बाहर से भी अगर आप कोई चीजें मंगा रहे हो तो जो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, जो आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेगा, उसे ही आप मंगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12th, रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विसेज फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया, ग्लोबलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा या लिबरलाइजेशन होगा। यह आंसर मुझे लगता है सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइवेटाइजेशन। बी होगा आपका आंसर। क्यों, अभी मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विसेज फंक्शन फ्रॉम पब्लिक से प्राइवेट जा रहा है, ठीक है ना, पब्लिक से प्राइवेट, तो ये प्रोसेस कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, छोटा सा पार्ट अगर हम सिर्फ सेल कर रहे हैं तो वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। एक ह्यूज पार्ट या अच्छा परसेंटेज जब चला गया प्राइवेट के पास तो वो कंपनी क्या कहला जाती है, प्राइवेटाइज कहला जाती है। ठीक है, WTO, ये तो मुझे लगता है इसका भी आंसर मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता ही दूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होता तो नहीं बताता मैं, लेकिन इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। बस सब ऑप्शन में कुछ भी टिक कर देना, ABC में D कोई टाइप मत करना, ठीक है ना, ये आंसर तो जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसका भी आंसर कोई वुमेन्स टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो सच में उसे अभी फिलहाल बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज। आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है, कमेंट कीजिए। देखिए आउटसोर्सिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ एक्टिविटीज, यानी समझ लीजिए कि जो काम अमेरिका में नहीं कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे को एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये बच्चा है, इसको होमवर्क बनाना है, तो ये बोल रहा है कि मेरा होमवर्क बना दे, अमेरिका का बच्चा अमेरिका के ही बच्चे को बोल रहा है कि मेरा होमवर्क बना दे, तो ये बोल रहा है कि बनाऊंगा लेकिन $100 लूंगा। तो इसने अपने एक इंडियन फ्रेंड को फोन किया, बोल रहा है भाई $100 को मान के चल रहा है, अभी 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है ना, यानी ये 8,000 रुपये मांग रहा है अगर रुपीज के सेंस में देखे तो। ये बोल रहा है भाई 1,000 में होमवर्क कर दूंगा। तो ये बताओ इंडियन से करवाएगा कि अपने ही अमेरिकन दोस्त से कराएगा, तो बोलोगे सर आप तो मजाक कर रहे हो, वहां उसको 8,000 का खर्चा लग रहा है, यहाँ 1,000 रुपये का खर्चा लग रहा है, वो तो इंडियन फ्रेंड से ही करवाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग फायदेमंद कैसे, तो इसी को, यानी इसने अपने होमवर्क को क्या किया, आउटसोर्स कर दिया किसी दूसरे कंट्री में जहां उसे सस्ता पड़ रहा था। तो आउटसोर्सिंग हमारे कंट्री में बाहर के बहुत सारे काम आते हैं जो हम करते हैं, ठीक है ना, तो उससे इंडिया को क्या फायदा हो रहा है,
एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो हाँ हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आउटसोर्सिंग की वजह से हमें बहुत सारा काम मिलता है जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंस इन पार्टिकुलर फील्ड। अब जैसे मान लो अमेरिका के पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे को होमवर्क इस स्टाइल में करवाना है, या पीडीएफ में चाहिए, या प्रेजेंटेशन में चाहिए, तो हम लोग भाई पैसे के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, हम अच्छा प्रेजेंटेशन आपको बना के दे देते हैं। तो हम इससे क्या हो रहा है, एक्सीलेंस भी बढ़ रहा है किसी पार्टिकुलर फील्ड में, जो भी वर्क हम कर रहे हैं उस फील्ड में हमारा एक्सीलेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो ए भी होगा आंसर, बी भी होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंडर में कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए थे लिबरलाइजेशन के अंडर। ठीक है, और क्या याद आ रहा है आपको कुछ? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स याद कीजिए कि आरबीआई का जो काम है रेगुलेटर का, उसको हम चेंज करके फैसिलिटेटर में कन्वर्ट करेंगे। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, तो ये सब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ही तो चेंजेस किए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2-3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के अब कोई भी पर्सन इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटाए गए, लाइसेंसिंग सिस्टम हटाया गया। ठीक है, बस कुछ इंडस्ट्रीज में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, बाद बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब, ये दोनों ही, यानी इसका आंसर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी होगा और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी वही गवर्नमेंट के लिए कौन से इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड है? डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन एटॉमिक एनर्जी इन जनरेशन, सीमेंट, या बोथ ए एंड बी। ये तो काफी इजी है आपके लिए, इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी। आज भी एटॉमिक एनर्जी का जो काम है वो कौन कर रही है? गवर्नमेंट। और डिफेंस इक्विपमेंट्स का भी काम आज भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। refers to transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector। या नॉर्मली मैं बोलूँ पब्लिक से प्राइवेट जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी हो रहा है, मैनेजमेंट यानी सब कुछ भेजा जा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? देखिए लैंग्वेज बस डिफरेंट है, बात वही निकलेगी जो पहले पीछे पढ़ाया गया है आपको, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। सब कुछ जा रहा है, ओनरशिप भी जा रहा है, मैनेजमेंट का भी कंट्रोल भी जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, it refers to contracting out some of its activity to a third party which were earlier performed by the organization। अभी ये मैं डेफिनेशन कुछ समझाने के लिए आपको यूज किया था, यही डेफिनेशन की कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को वो काम करवाने में ज्यादा खर्च लगेगा, इसलिए वो किसी थर्ड पार्टी से काम करवा रही है। जैसे आप भी लोग देखते होंगे, अब ये मत समझिएगा एसबीआई में जो आप एटीएम कार्ड डाल रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एसबीआई का, वो एसबीआई का नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी से होगा। क्योंकि अगर वो एसबीआई, क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, अगर वो किसी गार्ड को रखेगी तो मिनिमम सैलरी इसको 20K देना होगा। तो एसबीआई क्या करती है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड वाले जो कंपनीज होते हैं उसमें बात कर ली, एसबीआई बोल रही है मैं पर पर्सन में 10,000 रुपये पे करूंगा, और ये जो कंपनी वाला है ये सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या बोलता है कि आप सबकी सैलरी जो रहेगी वो 8K रहेगी। तो 2,000 रुपये ये पर आदमी पे कमा रहा है, और इसको गवर्नमेंट को 10,000 का फायदा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? काम आउटसोर्स हो गया, क्योंकि ये खुद के आदमी रखते तो कम से कम मिनिमम 20K देना होता है। और एटीएम तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जो सब का सब क्या है, पूरा का पूरा काम ही आउटसोर्स है। एक बात बताओ, उसमें जो डेबिट कार्ड लग रहा है वो किसी और कंपनी का, वहां पे जो एसी लगा हुआ है वो किसी और कंपनी का, वो जो लैंड है वो किसी और का, इस पे जो लीज लिया है वो किसी और का, इसमें जो मशीन लगा रहता है वो किसी और का, सिक्योरिटी गार्ड किसी और कंपनी से है। ठीक है ना, उसको बनाने, इस मशीन को ठीक करने आएगा वो किसी और कंपनी से होगा, यानी सारा जो काम है वो क्या है? आउटसोर्स्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। तो ये एक तरीके का, छोड़िए वो बाद ही में बताऊंगा। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, लिबरलाइजेशन होगा, क्या आंसर होगा आप पहले कमेंट करें, उसके बाद समझाया जाएगा।
चलिए, इसका आंसर होगा आपका लिबरलाइजेशन। यानी देखिए डेफिनेशन पे 3 एमसीक्यूज दिए हुए। इन्वॉल्व डीरेगुलेशन, जो रेगुलेट किया जा रहा था उसको डीरेगुलेट करना है। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने जिसपे कंट्रोल बना रखा है, जैसे एलपीजी में आपने पढ़ा होगा 1950 से लेकर 1990 तक होटल इंडस्ट्रीज में भी गवर्नमेंट घुसी हुई थी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चला रही है और दूसरे को करने नहीं दे रही है, या दे भी रही है तो लाइसेंस दे रही है, काफी लेट लग जा रहा है उस लाइसेंस को लेने में, ठीक है ना। एंड ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी, तो इस चीज को रिड्यूस करना है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, थोड़ी चीजें कंपिटेटिव इन नेचर हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिबरलाइजेशन। अब जैसे मान लो ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है, हमने परमिशन दे दिया, कोई भी इंडस्ट्री खोल सकता है, प्राइवेट वाले भी खोलेंगे, अब दोनों में से जिसका अच्छा होगा वो चलेगा, लोगों को इससे फायदा होगा। अगर ये दोनों में से जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इकोनॉमी का फायदा होगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आएगा। और कॉम्पिटिटिव नेचर से होता क्या है ना, दूसरा पर्सन और मेहनत करता है, अपने क्वालिटी को और इंप्रूव करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली टैक्स रिफॉर्म में जो पॉइंट्स आए थे उनमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नॉट ए टैक्स रिफॉर्म। तो टैक्स रिफॉर्म में कुछ पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट्स थे, तो उनमें से वो 2-3 पॉइंट्स में से कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। रिडक्शन इन टैक्सेस, ये तो बोला गया था मुझे जहां तक याद है। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते हैं तो उसमें रिफॉर्म लाने की बात हुई थी। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज और डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। देखिए 2 तो ऐसे ही निकल गया, अब 2 बचा है, कॉमन सेंस से भी आप बना सकते हो। देखते हैं आप लोगों में से कौन इसका जवाब सही देता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आंसर ये होगा आपका सी, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ये आपके क्या था, ये किसी और रिफॉर्म्स में आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव करने का काम इंडस्ट्रियल में तो नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर्स रिफॉर्म्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, पूछ रहा है नॉट ए बेनिफिट, बेनिफिट नहीं है, ठीक है। कंट्रोल ओवर करप्शन, सेकेंड है काउंटरफिटिंग यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी, कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। सोचिए सोचिए, डी नॉट ए बेनिफिट पूछ रहा है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स मिलेगा आपको। देखिए पहला देखते हैं, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, हाँ भाई सही है। डिमोनेटाइजेशन, देखो ऐसे देखो, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन हम करते ही क्यों हैं, मान लो जो नोट्स है उसको बैन करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे ब्लैक मनी जमा करके रखा है, इसको समझ रहे हो ना, दबा के रख लिया है, वो हमारे इकोनॉमी में वो रोटेट नहीं हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कैश में ही सिर्फ ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये तो बेनिफिट की बात है, हम लोग करते ही इसलिए हैं ये सारे ब्लैक मनी हट सके। काउंटर फिटिंग यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, यानी वही पेमेंट वगैरह करप्शन बढ़ाने के लिए यूज होता है, तो ठीक है भाई, ये तो होता है। कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी, हाँ ये भी होता है। तो बच क्या रहा है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ठीक है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कौन सा फीचर नहीं है। इसमें भी कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा। कैशलेस इकोनॉमी, हाँ भाई, सब लोग अपना पैसा बैंक में रखोगे, उसी से कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, जो कि किया भी गया, फोन पे वगैरह देख रहे हो आजकल ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स ज्यादा गवर्नमेंट को जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको एक और वर्ड बोला जाता है टैक्स, वर्ड तो सेम ही है, बस एक वर्ड और मैं जोड़ दे रहा हूँ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बोला जाता है। अगर कोई कंट्री अपने उसमें डिमोनेटाइजेशन कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, टैक्स स्ट्रक्चर यानी टैक्स को बढ़ाना है, ब्लैक मनी को रोकना है। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, चैनलाइजिंग सेविंग्स का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही डिमोनेटाइजेशन होगा, आप लोग भी देखे थे, सारा पैसा अब आपको बैंक में डालना होगा, बैंक में डालोगे तो किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हो, जितना ज्यादा डिपॉजिट्स होगा बैंक को, बैंक उतना ही ज्यादा लोन दे पाएगी, तो इससे हमारी बैंक ग्रो करेंगे,
ठीक है ना। बैंक ग्रो करेंगे मतलब वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गए, बहुत सारे जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको लोन्स बांट पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रमोशन नहीं करना होता है ब्लैक मनी का, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मैंने बस दे दिया है क्योंकि ठीक है 12th के जो बच्चे हैं उनको तो यूज में आएगा ही, और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने पॉवर्टी का डाल दिया। आप लोगों को ट्राई करना है तो ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, नहीं ट्राई करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है पॉवर्टी जो टॉपिक है वो आपका डिलीटेड है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने सारा इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन डाला इसलिए अब पॉवर्टी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, यहां से चाहे तो आप क्विट भी कर सकते हैं, मतलब वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, SJSRI स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू, तो जो यही प्रोग्राम था पहले तो यही चल रहा था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसे हम क्या बोलते हैं। इसी को हम मनरेगा, MG नरेगा भी बोलते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा MPCE स्टैंड्स फॉर, तो ये आप लोग पढ़े हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तेंदुलकर कमेटी ने दिया था, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये क्लास 10th में भी दिया हुआ है, दादा भाई नरोजी ने दिया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट है रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशंस, यानी इसमें बोल रहा है कि कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है ना, अदर पीपल से, अदर रीजन से या नेशन से, उसको हम किस टाइप की पॉवर्टी बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं, बोथ ए एंड बी है या नीदर ए एंड बी है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इन रिलेशन टू, है ना, इन रिलीजन टू अदर पीपल, रीजन्स हो सकता है, ऐसे मान लीजिए मेरे से ज्यादा अमीर मेरा दोस्त है आशीष, ठीक है, या बिहार जो रीजन है वो ज्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू अदर, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट में हम बोल देते हैं कि 28%, या मतलब इसमें डायरेक्ट बता रहे हैं 10% जो बिहार के लोग हैं वो पुअर है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिएंट पुअर, ट्रांजिएंट पुअर किसको बोलते हैं, या इट इंक्लूड्स, मतलब ट्रांजिएंट पुअर में कौन कौन आता है, ओकेजनली पुअर, चर्निंग पुअर, नेवर पुअर, यूजुअली पुअर, तो इसमें आपका ओकेजनली पुअर भी आता है और चर्निंग पुअर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, सॉरी वाज लॉन्च्ड, तो इसका आंसर है, ये रटने वाली चीज है, 2004। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड, तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1997, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रांजिएंट पुअर में देखिएगा चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर दोनों आता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं पे आई थिंक 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि 30 में आपको टोटल कितने स्कोर आए हैं, ठीक है। बाद बाकी ऐसे ही ये सीरीज चलते रहेगी 30 क्वेश्चन की, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहे, कोई दिक्कत होता है या कोई डाउट है आपको, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है MCQ से रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। केस बेस्ड के भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।